हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हमने मोल कॉन्सेप्ट में जो लास्ट पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम मोला मतलब उसमें दो तीन चीज़ें और बची हैं, वो देखेंगे। एक तो मोलालिटी बची थी, फिर पीपीएम एंड पीपीवी। ठीक है, ये बहुत छोटा सा ही पार्ट है, लेकिन इसके अलावा दो चीज़ें और हैं इसमें। एक डाइल्यूशन फार्मूला नाम से जाना जाता है और एक मिक्सचर फार्मूला नाम से जाना जाता है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, और इसमें इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं लिखवा दूंगा आज। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, ग्रुप बी था, ये ध्यान होगा। ग्रुप बी ग्रुप ए में मैंने बांटा हुआ था। ठीक है, तो ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक, अच्छा, इसमें जो फोर्थ है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब लखनऊ वाला, मोलैरिटी मतलब रुड़की वाला। ठीक है, इसको हम स्मॉल एम से बताते हैं या इसको मोलल नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट अभी बताएंगे, पहले इसको देख लो होता क्या है। मैंने बताया था तुम्हें शुरुआत में कि ये आउट ऑफ द 11 concentration terms this is the only concentration term in which the amount of solvent is used in the denominator. ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बाकी जितनी भी उसमें देखोगे तो सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का मास या वॉल्यूम होगी या मोल्स होंगे, और ऊपर जो होगा न्यूमरेटर में वहां पे सॉल्यूट का होगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ली जाती है। तो इसमें लिख सकते हो नोट करके ऐसे, ओनली concentration term which has mass of solvent at its at the denominator। ठीक है जी, ठीक। एक चीज और रीट्रेट कर देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे ग्रुप बी वाले हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये बात हमने बहुत पहले बोली थी, मैं आज भी बता रहा हूँ। ये मोलैलिटी इज इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें अगर तुम देखो तो इसका फॉर्मूला आएगा स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में लिखूं तो वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, NB अपॉन WB। ठीक है, इन केजी। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं NB इंटू 1000 अपॉन WB इन ग्राम्स। ठीक है जी, या फिर हम इसे एक्सपैंड करके लिख लो भाई। इसको क्या लिखोगे, नहीं सॉरी WB नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, WA आएगा, माय बैड। ठीक है जी, तो WB अपॉन MB इंटू WA, ये WA जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए। या फिर अगर ग्राम में है तो लिख सकते हो WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। ठीक है, ये तो तुम्हारे फॉर्मूले हो गए। तुम देख सकते हो न्यूमरेटर क्या है, इसमें अलग से लिखवा रहा हूं। न्यूमरेटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधे मोलैरिटी के जैसे ही है। बट क्या है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है इन डिनोमिनेटर, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट यूज हो रहा होता है। ठीक है जी, तो इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मैं नीचे का ही मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम देखो क्वेश्चन क्या है, 360 ग्राम्स ग्लूकोज
प्लस वाटर gives 1.36 kg solution. Find m. ठीक है जी। तो इसमें तुम देखोगे कि भाई 360 ग्राम उसमें ग्लूकोज डाला है प्लस उसमें इनफ सफिशिएंट वाटर डाला है टू मेक अ 1.3 kg सॉल्यूशन। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया तो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम यहाँ पर WA से रिप्रेजेंट करते हैं, WA विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1360 ग्राम्स माइनस 360 ग्राम्स कितना आएगा 1000 ग्राम। क्लियर होगी ये बात। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि भाई m निकालो, ठीक है, 1000 ग्राम का मतलब क्या हुआ एक्चुअली में 1 kg, देयरफॉर m क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू इसका सोल्यूट का मास 360 है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है कल बताया था मैंने कि 360 अपॉन 180, ठीक है, अपॉन कितने केजीज हैं 1, कितना जाएगा 2n। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल, कोई कुछ था ही नहीं इसमें ट्विस्ट। ठीक ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक 28% KOH, 28% weight by weight KOH है, फाइंड m निकालो। क्या करोगे, 28% वेट बाय वेट है KOH, ठीक, इसका मतलब क्या होता है 28 ग्राम्स ऑफ KOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये तो मतलब हुआ। तो इसमें 28 है ये, अच्छा हमें क्या करना है m फाइंड करना है, तो इसलिए हमें जो सॉल्वेंट है उसका मास भी चाहिए होगा। तो अगर तुम देखो इसमें तो क्या है 28 ग्राम ऑफ KOH, 28 ग्राम ऑफ KOH, तो 100 में से 28 को माइनस करोगे तो ही तो सॉल्वेंट का मास आएगा, इन 100 माइनस 28 कितना होता है 72 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है भाई, इसके मोल्स कितने हुए NKOH कितने हुए 28 अपॉन 56, 1/2 मोल्स, देयरफॉर m is equal to 1/2 moles upon 72 grams into 100, सॉरी 1000, ठीक है ना, 72 ग्राम्स है ना, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 1000 अपॉन 144, बाकी इसको तुम करके देख लो कितने m आएगा ये। ठीक है, क्लियर होगी बात, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन, 92 ग्राम इथेनॉल इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है 92 ग्राम इथेनॉल इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन, तो 92 ग्राम इथेनॉल इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा कि इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 92 ग्राम इथेनॉल इन 200 में से 92 गया 92 गया तो 108 ग्राम H2O। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके कितने मोल्स हो गए N इथेनॉल, (92/46) जो कि इसका मोलर मास है 2। ठीक है जी, अगर इसके मोल्स आ गए तो अब m क्या आ जाएगा, m सीधे डिवाइड कर दो इसको, m इज इक्वल टू 2/108 इंटू 1000, ठीक है, 1000 अपॉन या 500/27, सिंपल है ना। ठीक है जी, ये हो गया, ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट दो की, वो तो एक ही बारी में हो जाने चाहिए। ठीक, फर्स्ट वन इज, अच्छा इसकी यूनिट नहीं लिखी थी ना मैंने, इसकी यूनिट लिख लेना भाई, यूनिट इज मोल पर केजी, ठीक है, और मोलल भी कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ 1m सोल्यूशन मतलब 1 मोलल सोल्यूशन, ठीक, तो ये मैं नेक्स्ट वाला लिख रहा हूँ अब ppm, फिफ्थ
ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और मैं इसको अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है हालांकि वो इसी में ही मेजर की जाती है, लेकिन वो वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम मोल 2 में करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मास अपॉन मास है तो उसकी यूनिट कुछ नहीं है। और अगर लिखते हैं तो पीपीएम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी एग्जाम्पल एक करा दूंगा। मास तो इसको लिखना होगा तो पीपीएम इक्वल टू क्या आएगा? पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, और अगर तुम्हें पीपीबी जानना हो तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट पर बिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे पीपीबी आ जाएगा और यहाँ पे 10⁻⁹ आ जाएगा। नथिंग एल्स, सब चीज सेम रहेगी। अब इनकी खासियत क्या है? बोथ दीज concentration terms are used to for calculating used for solutions having trace amount of solute। ठीक है, जैसे किसी लेक में मैं पूछूं कि उसमें कितना NaCl है, तो मतलब किसी मीठी लेक, जो स्वीट वाटर लेक्स होती हैं, उसमें बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट्स पे NaCl होगा। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमें बताना होगा तो हम ppm में बताएंगे, या हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों में दोनों तुम्हें समझ में आ गए होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका एक आधा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। जैसे मास परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है ना, बस ये 10⁻⁶ हो जाएगा या 10⁻⁹ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन अगर है तो देखते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमारे पास और तो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले की। इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले क्या होते हैं? अब ग्रुप बी ग्रुप ए सब खत्म हो गया, अब ग्रुप बी और ग्रुप ए, ठीक है, दोनों के बीच में अगर मान लो, या ग्रुप ए में ग्रुप ए के जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनके बीच में, या ग्रुप बी के बीच में अगर हमें इंटर कन्वर्जन करना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे हेडिंग डालो इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले। ठीक है, इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले, इसमें क्या है? फर्स्ट जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं वो है परसेंटेज W बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इनटू डेंसिटी। ये हम एक बारी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड इज मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/V इंटू 10/m सॉल्वेंट, नहीं एक मिनट रुको, m सॉल्यूट। ठीक है, इसको तुम m सॉल्यूट को mb भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हो सकता है तुम इसको कभी आइसोलेशन में देखो, ये a और b का जो मैंने बताया कि a फॉर सॉल्वेंट एंड b फॉर सॉल्यूट, कभी शायद याद ना रहे तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं भी यहाँ पे ऐसे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम इस फॉर्मूले को यहाँ डाल दो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन m सॉल्यूट। ये m सॉल्यूट क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। थर्ड, ठीक है, स्मॉल m और कैपिटल m के बीच में 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m सॉल्यूट। ठीक है,
दिस m, कैपिटल M इज मोलैरिटी एंड दिस m सॉल्यूट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो ये स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी है ये। ठीक है, ये मोलैलिटी है। ओके, अच्छा एक और चीज है, अगर तुम इसी के साथ फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो कैपिटल M का मतलब ये था मोलैलिटी को, अगर हमारे पास मोलैरिटी पता है तो हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें मोलैलिटी पता है तो हमें मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, दिस इज द फॉर्मूला m इंटू डी इंटू 1000। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज यू माइट नीड दीज, यू माइट नीड दीज। ठीक है, तुम्हें शायद जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि तुम्हारे मेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान रखने हैं तुमको ये चीज। ओके, इसमें और क्या बता रहा था मैं, हाँ जो चीज बता रहा था वो ये है कि जब तुम देख रहे हो इसके और इसके बीच में, या है ना, यहाँ पे देखो ये कौन से वाले का है, वॉल्यूम डिपेंडेंट ग्रुप ए, ये कौन से वाले का है, ग्रुप बी। इन दोनों के बीच में कन्वर्जन देख रहे हो तो डेंसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो मैंने उसको भी बोला था, ग्रुप ए को ग्रुप बी में या ग्रुप बी को ग्रुप ए में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। जब देखो ये दोनों के दोनों ग्रुप ए वाले, सॉरी ग्रुप ए वाले हैं दोनों के दोनों, तो उसमें डेंसिटी है कहीं नहीं है। जब ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले में आया या ग्रुप ए ग्रुप बी वाले में आया तब हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ी। यहाँ पे भी देखो ग्रुप बी ग्रुप ए या ग्रुप ए ग्रुप बी, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अच्छा फोर्थ इज, अगर मान लो तुम्हें मोल फ्रैक्शन पता है और तुम्हें मोलैलिटी निकालनी हो तो तुम क्या कर सकते हो, एक्स बी क्या है, सॉल्यूट का, अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो एम ए की जगह तुम लिख सकते हो इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट कर दो ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो, सॉल्वेंट। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्स सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ये किसके लिए लिखवा रहा हूँ, बाइनरी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन के लिए 1000 अपॉन एम सॉल्वेंट। ठीक है जी, और फिफ्थ वन इज, अगर तुम्हारे पास ये हो और डेंसिटी हो तो तुम मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका फॉर्मूला है एक्से। एक्से समझ रहे हो ना, एक्से को लिख लेते हैं, एक्से सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू एम सॉल्वेंट। एम सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, मोलर मास, एक्स सॉल्यूट इंटू एम सॉल्यूट। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, ये पांचों फॉर्मूले, इसमें अगर तुम ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चार फॉर्मूले, इसको भी नहीं याद रखो या इसको भी नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके ठीक है जी, तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके आंसर जब करूंगा तब पता चल जाएगा तुम्हें कितना सिंपल है। हाँ ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, क्वेश्चन इज 90 ग्राम ग्लूकोज प्लस sufficient H2O gives 500 ml solution। ठीक है जी, इसकी जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 1.18 ग्राम पर ml। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, समझ में आ गई इंफॉर्मेशन। हमारे पास 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज था, हमने उसे इनफ वाटर में मिलाया, तो जब हमने पूरा इसको घोल दिया तो टोटल वॉल्यूम जो आई फाइनल वो 500 ml आई। अब इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है दैट इज 1.18 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये पांच टर्म्स कैलकुलेट करनी है, कैपिटल M स्मॉल m परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फोर्थ वेट बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो पहले सबसे पहले
देखते हैं, हमें m कैलकुलेट करना है तो हमें इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। आंसर क्या आएगा? मोल्स। तो NB लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज है ना, सॉल्यूट है। NB कितना है? 90 अपॉन 180 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। वॉल्यूम लीटर्स में कितनी है? 0.5 लीटर। देयरफॉर फर्स्ट कितना है भाई? फर्स्ट इज हाफ m, कैपिटल M इज इक्वल्स टू हाफ अपॉन 0.5, 1m, मतलब हाफ अपॉन हाफ ही कह लो, 1m है, ठीक है। अभी डायरेक्टली m कैलकुलेट नहीं कर रहा, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड में क्या है? वेट बाय वॉल्यूम है। वेट हमें दिया 90 ग्राम्स, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आएगा? 90 ग्राम, ठीक है जी, अपॉन कितने ml दिया है? 500 ml, तो डाल दो भाई, इनटू 100, सिंपल सा कुछ ये तो, ठीक है। कितना आ गया ये? 9, 18, 18% आ गया, ठीक है जी, ओके। अब फोर्थ भी देख लेते हैं साथ साथ। देखो फोर्थ या उससे इन तीनों कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज मास ऑफ द सॉल्यूट भी चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिए है तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? 500, मतलब उसकी वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.18 व्हिच कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? 59, एक मिनट, मास इनटू और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये इसका मास आ जाएगा। कितना होगा ये? 590, ठीक है, 590 ग्राम्स। ये तुम्हारा मास ऑफ द सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई? 590 माइनस 90 इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो यहां से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिला था, हम फोर्थ वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज परसेंटेज वेट बाय वेट। कितना हो गया? 90 अपॉन 590 इंटू 100, ठीक है। इसको कर लो 900 अपॉन 59, कैलकुलेट कर लो इसको। फिफ्थ नहीं है, सेकंड की अब हम बात करते हैं। सेकंड क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? स्मॉल m, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज हाफ, और मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी, हाँ, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम्स, 500 इंटू 100, सॉरी 100 नहीं, ग्राम्स है ना, 1000 आएगा, एक 2 हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं किया हमने? मास ऑफ द सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, हाफ मोल, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो 2, ये 1m आ गया, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? राइट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट वाला क्या बचता है? फिफ्थ वाला, मोल्स की बात हुई ना भाई, हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स तो हैं, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स निकाले, सॉल्वेंट के मोल कितने होंगे? Na कितना होगा भाई? 500 अपॉन 18, therefore xb इक्वल्स टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 500 अपॉन 18। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, मैंने तो ये बिना इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले करे किया है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कि तुम्हें नहीं पता हो, तुम भी कर सकते हो ऐसे। लेकिन अगर किसी को अंदर इतनी शक्ति है कि वो इतने सारे फॉर्मूले याद रखे, और वैसे याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी से, जैसे मुझे याद नहीं होते थे, तो मैं ना ऐसे तरीके निकाल लेता था कि बिना फॉर्मूले के आंसर आ जाए, ठीक है। ये बिना फॉर्मूले के मैंने आंसर निकाल दिया। तो किसी को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ये कर सकता है, नहीं तो तुम सभी को ये सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ पे निकाले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज करके निकालना है, और फॉर्मूला देख के निकाल सकते हो। फॉर्मूला देखो, इसको निकालो, फॉर्मूला देखो, इसको निकालो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें बिना देखे निकालना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। इस चैप्टर का समापन आज कर देंगे ना, ठीक है, फिर कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, डाइल्यूशन फॉर्मूला और दूसरा डाइल्यूशन फॉर्मूला और दूसरा मिक्सचर फॉर्मूला, ठीक है। तो डाइल्यूशन फॉर्मूले में दो केस आते हैं, ठीक है। एक केस आता है एडिशन ऑफ सॉल्यूट,
भाई अगर सब दाल में नमक कम हो जाता तो क्या डालते हो, पानी तो नहीं डालते ना, तो उसे फेंकते हो, तुम उसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हो, है ना। तो क्या हुआ, दाल इज बेसिकली ए सोल्यूशन जिसमें तुमने नमक ऊपर से डाला, विच इज अ सॉल्यूट। ठीक है, तो कोशिश मतलब इसको समझने का कोशिश करेंगे तो कैसा होगा भाई, m इज द मोल फ्रैक्शन m1 और v इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इस पे हमने सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, तो प्लस सॉल्यूट कर देते हैं इसको और इक्वल टू क्या आएगा ये, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू m2 और v1 मान लो इसको। क्यों, हम अज्यूम कर रहे हैं कि सॉल्यूट अगर बहुत ज़्यादा ना हो, सॉल्यूट डालने से वॉल्यूम चेंज एक्चुअली में नहीं होती है। ठीक है, ठीक है जी। तो प्रीवियसली अगर हम बोले हमारे पास मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, m1 इंटू v1। ठीक है, और v1 यहाँ पे लीटर्स में, ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, ये हो गया, ये शुरुआत में है। और तुम देख रहे हो कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रही है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट नहीं रह रहे, क्योंकि शुरुआत में तो किसी एक लेवल पे था, मतलब किसी कुछ अमाउंट रहा होगा सॉल्यूट का, फिर हमने कुछ और अमाउंट उसमें डाल दिया सॉल्यूट का, तो अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल नॉट बी सेम। ठीक है, दे वुड हैव इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे आ गया, और ये क्या था, बिफोर एडिशन। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एडिशन कितने होंगे, m1 इंटू v1 प्लस इसमें मान लो हमने w ग्राम्स डाल दिया, wb ग्राम्स हमने डाला, w डैश कर दो इसको, नॉट wb, तो w डैश b अपॉन mb, ये मोल्स हो जाएंगे इसके। आर वी क्लियर। तो देयरफॉर जो नई मोलारिटी आएगी m2 वो क्या आएगा, ये मोल्स टोटल मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो क्या आ जाएगा ये m1 v1 प्लस w डैश b अपॉन mb अपॉन m2, सॉरी m2 नहीं v1। ठीक है जी, तो m1 प्लस इससे डिवाइड करोगे तो m1 आ जाएगा प्लस w डैश b अपॉन v1 इंटू mb। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे पास, या इनफैक्ट ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया, दिस वन। ठीक है, क्लियर होगी। इसमें तुम देख रहे होगे NB जो होता है वो इंक्रीज करता है, तो M जो होता है मोलैरिटी वो भी इंक्रीज करती है, ध्यान रखना। तुम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करोगे तो मोलैरिटी इंक्रीज करेगी। बेसिकली तुम न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो ना, इसलिए। अच्छा, अब क्या है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो डाइल्यूशन, एक्चुअली में तो डाइल्यूशन सॉल्यूट को ऐड करना डाइल्यूशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों के रिलेटिव अमाउंट्स चेंज हो रहे हैं। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, इस केस में डाइल्यूशन हम कहेंगे। तो लेट्स से ये चीज है सेम, ठीक है, इसमें हमने सॉल्वेंट डाला है, ठीक है, सॉल्वेंट डाला है, वी डाल दो और इसको कर दो V2। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया। तो शुरुआत में अगर तुम देखो, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, रुको एक मिनट, क्वेश्चन मैं थोड़ा निकाल लूं। ठीक है, भी मिल गए। हाँ, क्वेश्चन, चलो ठीक, क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले एक बार इसे समझ लेते फिर दोनों ही क्वेश्चन एक साथ कराता हूँ। ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट में देखो, दोबारा समझा रहा हूँ कि मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्वेंट इज फर्स्ट सॉल्यूशन इज m1 और उसकी वॉल्यूम v1 है, उसमें हमने कुछ v वॉल्यूम सॉल्वेंट मिला दिया। अब ये मोलैरिटी जो है वो m2 हो गई है और वॉल्यूम v2 हो गई है। तो अगर हम ध्यान से देखें, मैं बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दो स्टेट्स रखूं, ठीक है, तो इसमें मोलैरिटी को क्या हो रहा होगा और वॉल्यूम को क्या हो रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या हो रहा होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू बी प्रिसाइज। देखो, इसमें v1 थी, ये m1 थी, ये m2 हो गया, ये v2 हो गया, ये nb थे, nb डैश हो गए। अब एक एक करके देखते हैं इसे।
वॉल्यूम क्या करी, वॉल्यूम जब हमने बाहर से ऐड किया टोटल वॉल्यूम क्या बढ़ गई ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। सॉल्यूट के मोल्स को क्या हमने छेड़ा नहीं, तो जो पहले रहे होंगे मॉलिक सॉरी मोल्स वो कितने M1 V1 रहे होंगे, और जो बाद में जो पहले रहे होंगे वो M1 V1 रहे होंगे, और जो बाद में रहे वो M2 V2 रहे। NB इक्वल्स टू N डैश V, क्योंकि हमने सॉल्यूट के मोल्स के साथ तो कोई छेड़छाड़ की ही नहीं। अगर मोल्स सेम रहे और डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए तो M2 क्या हो जाएगा, M2 विल बी लेस देन M1। तो M जो होता है वो डिक्रीज करता है, V जो होता है वो इंक्रीज करता है, और ये कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, आर वी क्लियर, सिंपल। ठीक है जी, तो तुम अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें तो ये M2 निकालना होगा ना भाई। V2 तो हमें पता चल ही जाएगा कि V1 में V ऐड किया तो V2 पता चल गया, लेकिन M2 कैसे पता चलेगा, M2 पता चलेगा इस रिलेशनशिप से। ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये रिलेशनशिप जो है तुमको याद रखनी है। दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। हाँ ठीक है जी, एक हमारे पास क्वेश्चन, एक हमारे पास सेमी मोलर सॉल्यूशन है, इसको हमने देसी मोलर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, इसके हमारे पास 500 ml हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है जिसके 500 ml हमारे पास है। हमने कुछ V वॉल्यूम इसमें ऐड करी और अब हमारे पास देसी मोलर सॉल्यूशन बन गया। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, M1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे M/2, और M2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे M/10, देसी मतलब 10 या 1/10 कह लो, और V1 क्या है यहाँ पे, V1 इज 500 ml। ठीक है, तो लेट से कि इसमें हमने V वॉल्यूम ऐड करी तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 500 प्लस V ml, आया ना। तो बस फॉर्मूला लगा दो, ये वाला क्या आएगा M/2 M1 V1 इंटू M2 V2 इंटू 500। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 500 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो बार बार इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। M/10 इंटू 500 प्लस V। ठीक है, तो M से M गया, या 1/10 1/2 लिखना है, मैं M/2 को लिखा 1/10। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो 5 हो गया, इसको ऊपर लाना पड़ेगा तो 250 आ जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं 2500 इक्वल्स टू 500 प्लस V। तो V इक्वल्स टू 2500 माइनस 500 इक्वल्स टू 2000 ml या 2 लीटर कह सकते हो। तो हम फाइनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और हम जो वाटर की या सॉल्वेंट की वॉल्यूम ऐड की गई है वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास दिया है सेम सिमिलर सा क्वेश्चन है कि 0.2 m, एक सोल्यूशन है 0.2 m का, और उसके 200 ml हमारे पास है, उसके 200 ml हमारे पास है। हमने प्लस इसमें क्या किया 300 ml ऐड कर दिए सॉल्वेंट के। अब हमारे पास m मोलारिटी का एक सोल्यूशन है जिसके हमारे पास 500 ml है। सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज करना है, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो M1 कितना है 0.2 इंटू 200 इक्वल्स टू M क्या है M2 M है इंटू 500। ठीक है ना, V2 500 हो चुका है, तो कितना आएगा पॉइंट, ये कितना आएगा 40 इक्वल्स टू M इंटू 500। ठीक है जी, तो M इक्वल्स टू 40/500 कितना आएगा 2/20। कैलकुलेट कर लो उसको। अच्छा, जो पहले इससे पहले मैंने एडिशन ऑफ सॉल्यूट वाला केस करवाया था, उसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
1m NaCl सोल्यूशन है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम हमारे पास 500 ml है। इसमें हमने क्या किया, प्लस W-B ग्राम्स हमने मिला दिया, ठीक है। अब जो फाइनल हमारे पास आया है दैट इज 1.5 m ऑफ NaCl, ठीक है। मतलब 1.5 मोलर NaCl सोल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम हमने वही 500 ml ही आई है। तो कुछ नहीं करना इसमें, तो इसके मोल्स बढ़े हैं ना, तो फाइनल m मैंने क्या बताया था, फाइनल m वाज इक्वल टू m1 प्लस WB अपॉन MB इंटू V1, ठीक है जी। V1 क्योंकि दोनों में सेम है और लीटर्स में होना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ पे क्या है, m1 इज 1, यहाँ पे क्या है 1.5, ठीक है, प्लस W डैश भी तो हमें निकालना है। अच्छा, NaCl का मास कितना होता है 58.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.5। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसको इधर ले आओगे तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 इक्वल्स टू W डैश B अपॉन 58.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 29.25, ठीक है। अगर मैं इसको W डैश B को देखूं तो कितना आएगा 0.5 इंटू 29.25, ठीक है। 125 29 का कितना होगा 14 14.5, तो 5625 14.625 ग्राम्स, ठीक है जी। इतना तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, कुछ एक क्वेश्चंस में तुम्हें तुम्हारे असाइनमेंट में दूंगा, ठीक है जी। ठीक है, अब मिक्सचर फॉर्मूला कर लेते हैं। मिक्सचर फॉर्मूला में फंडा क्या है वो देखते हैं। मिक्सचर फॉर्मूला, एक चीज तुमने बहुत ध्यान दी होगी इसमें कि हम यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं वो मोलैरिटी ही है। तो कभी भी सोफा मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शंस ऐसे पूछ रहे हो और ये फॉर्मूले लगाए, तो जब तक मोलैरिटी दिया होगा तो ही ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो मिक्सचर फॉर्मूला की बात करते हैं। मिक्सचर फॉर्मूला का फंडा क्या है कि भाई हमने क्या किया, इस तरीके समझो इसको कि हमने एक M1V1 मतलब एक सोल्यूशन लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन M1 मोलैरिटी मोलर है और वॉल्यूम V1 है, इसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी, एक M2V2 वाले, ठीक है। तो ये फाइनली इसने जो सोल्यूशन बनाया वो कोई M मोलैरिटी का बनाया और V वॉल्यूम का बनाया। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें M निकालना है, ठीक। तो V जो होगा, V तो हमें पता है भाई, सिंपल सी बात है, V1 प्लस V2 ही आएगा, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अच्छा, अब हम अगर M निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गए, नंबर ऑफ टोटल मोल्स कैसे आएंगे, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो NB1 जो है मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट इन दिस वन विल बी M1 into V1 या M1 V1 कर लेते हैं इंटू M1 V1 हो गया। NB2 जो है वो कितने आएंगे M2 V2 आएगा। देयरफॉर जो इस वाले केस में जो मोल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इसमें, क्योंकि हमने कहीं बाहर से तो और कुछ डाला नहीं, दोनों को मिलाया है, तो इसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे और इसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उन दोनों का सम ही तो इसमें होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू NB1 प्लस NB2 M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो देयरफॉर जो कैपिटल M है, अगर तुम ध्यान से देखो तो कैपिटल M क्या आएगा, M1 भाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, कितना आ जाएगा ये आ गया। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, M V1 प्लस V2 M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। या एक सेकंड रुको,
ये तो 2 के लिए है, चलो उसको देखते हैं कहाँ एप्लीकेबल कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, उसको एक सेकंड रुको। इसको देखो कि ये मैंने 2 के लिए यूज किया था, मान लो मैंने 3 के लिए यूज किया होता तो यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 ऐसे करके 3 सॉल्यूशंस होते। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम यहाँ पर टोटल मोल्स जो निकालते हैं वो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 निकालते हैं। तो ऊपर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 आता और नीचे v1 प्लस v2 प्लस v3 आता। तो एक जेनेरिक फॉर्मूला अगर मेरे को निकालना है फॉर मिक्सिंग n सॉल्यूशंस, अगर मुझे एक जेनेरिक फॉर्मूला निकालना है तो आई कैन डू दिस, i इक्वल्स टू 1 to n mi bi अपॉन सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n bi। ठीक है जी, ये हम फॉर्मूला इसका इन जनरल निकाल सकते हैं, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो 20 हो कितने भी हो, उन सब के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसमें दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर या टू मोर देन वन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए। सेम सॉल्यूशन को तुम मिला रहे हो, मान लो तुमने क्या किया कि एक सॉल्यूशन बनाया, उसको 2 ग्लास में अलग अलग रख दिया, 2 टेस्ट ट्यूब में मिलाया और फिर उनको मिलाया, तो दैट डज नॉट काउंट एज अ मिक्सचर। ठीक है, वो सेम सॉल्यूशन को तुम सेम ही सॉल्यूशन से मिला रहे हो तो उसकी मोलारिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इट मींस फर्स्ट थिंग एप्लीकेबल टू मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेबल टू common applicable more than one solution, applicable to solutions having either a, या तो जो सॉल्यूट है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, सेम सब्सटेंस या सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट। ठीक है, जैसे अगर मैं HCl का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, एक सॉल्यूशन HCl का है तो दूसरा भी HCl का ही होना चाहिए, HCl1 प्लस HCl। अगर मान लो सेम सॉल्यूट नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, सेम आयन। जैसे अगर मैं NaCl को मिलाऊं NaNO3 से, तो इसमें तुम ध्यान से देख रहे हो कि ये जो Na है Na प्लस इज अ कॉमन आयन। ठीक है, तो यहाँ पर Na आयंस की मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, वो मिक्सचर फॉर्मूले से निकलेगी। ओके, NaCl NaNO3 ब्ला ब्ला ब्ला। और जो तीसरा है, मतलब या तीसरा पॉइंट समझ लो, नॉट एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल टू सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस में मतलब अगर रिएक्ट करें तो डिफरेंट सब्सटेंसेस ही होंगे, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे अगर, और वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होंगे तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCl, अगर मान लो मैंने HCl का एक सोल्यूशन लिया और NaOH का एक दूसरा सोल्यूशन ले लिया, तो फिर जो रिएक्शन होनी है इसमें वो तो होगी। तो तुम ये नहीं कह सकते that this formula is applicable to this particular solution, इस मिक्सचर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आर वी क्लियर? ठीक है जी, तो ये तुम्हारे पास ओके, ये तुम्हारे पास बेसिक मिक्सचर फॉर्मूला आ गया। अब इसके बहुत सारे वेरिएशंस हम कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उनको समझते हैं। लेट्स से ये नीचे का मिटा देता हूँ क्योंकि अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। याद हो तो एक जेनेरिक फॉर्मूला है, जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो ये वाला है, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, ये इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं, कुछ 2-4 अच्छे से सिंपल होते हैं सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक केस हमने लिया जिसमें हमने NaCl का एक सोल्यूशन लिया है ना, इसमें हमने इसके 2 ml मोल्स का एक सोल्यूशन लिया, उसके 200 ml लिए हैं। फिर एक दूसरा सोल्यूशन लिया है हमने NaCl का, जिसमें हमने 3 m मोल्स के एक 300 ml लिए हैं।
तो फाइनली जो सोल्यूशन बना वो भी NaCl का बना, और ये M डैश का है, आई वी डू नॉट नो दिस, लेकिन वॉल्यूम कितनी है इसकी, V इक्वल्स टू 300 प्लस 200 500 ml। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम पहले निकाल दी, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट एनीवेयर एल्स, हमने पहले कैलकुलेट निकाल दिया। अब वो M पूछ रहा है कि M कहाँ पे होगा, तो M का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो M विल बी इक्वल टू 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300 अपॉन 400 900 1300 अपॉन 500, कितना आ जाएगा 1300 अपॉन 9 4 13 500। देखो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे ना ये वॉल्यूम जो है ml में ही रख दी, और जो नीचे रखी है वॉल्यूम वो भी ml में रखी हुई है ना, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला दिया था मोलैरिटी का कि अगर तुम नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऊपर रखोगे तो तुम वॉल्यूम मिलीलीटर्स में रख सकते हो। तो ये आ जाएगा 13.5 विच इज 2.6। ठीक है, तो इसे करने का एक रामबाण इलाज है, ठीक है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में निंजा टेक्निक कहते हैं, वो मैं तुमको थोड़ी सी बताता हूँ। और ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये बहुत सारी और जगह पे एप्लीकेबल है, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे मान लो इसमें 2 और 3 की अगर बात करें कि इसमें जो मोलैरिटी थी दोनों सॉल्यूशंस की वो क्या थी, एक की 2 थी एक की 3 थी। क्लियर है? तो पहली चीज जो मैं इसमें बताऊंगा ना उसको ध्यान से सुनना, उसको लिख भी लेना, दैट इज द molarity of the final solution will not be below या will not be lower than the, या यूं समझ लो, molarity of the final solution will be between the lower limit या will be between the lower concentration and the या lowest concentration and the highest concentration। ठीक, तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे इस चीज को जो मैंने बोला, मैं इसको चलो दोबारा बोल दो थोड़ा एक सेंटेंस में, the volume the concentration या molarity of the final solution will be between the lowest molarity and the highest molarity। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 2 है तो एक लो होगा एक हाई होगा, अगर 3 हुए तभी भी हम इसको देखेंगे, तो वो उसको भी देखेंगे, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। m जो है यहाँ पे इसके केस में ये 3 और 2 के बराबर होगी, 2 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर 2 हुआ तो कोई मिक्सचर ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट है। 3 नहीं हो सकता, क्यों? 3 अगर हुआ तो सिर्फ वो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो m विल बी बिटवीन दीस टू। ठीक है, चलो तो अब इसको थोड़ा सा क्वालिटेटिवली करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक 2 ml का सॉल्यूशन मिला 2 m का सॉल्यूशन मिलाता हूं और एक 3 m का सॉल्यूशन मिलाता हूं, और लेट्स से मैंने दोनों के 250 ml डाल दिए, लेट्स से मैंने इनके दोनों के 250 ml डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे पहले देखो 2.6 इन दोनों के बीच में है कि नहीं, तो एक तरीके से वैलिडेट हो रहा है जो मैंने बोला। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने 250 ml डाले होते हैं, तो उस केस में m क्या आ रहा होता है, m वुड हैव बीन इक्वल टू 2 into 250 प्लस 3 into 250। ठीक है, अपॉन कितना आएगा ये 500। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितना आएगा 500 प्लस 750 अपॉन 500 कितना आएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2.5, एग्जैक्टली 2.5 आ रहा है। ठीक है ना, 1250 आएगा ऊपर तो 2.5 आ रहा है। क्लियर होगी बात? 2.5 कब आ रहा है, किस केस में आ रहा है, जब दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस, ये किसी के लिए भी है, मैं यहाँ पे 2 और 3 का एवरेज ले रहा हूँ ना 2.5। मान लो ये 4 होता और 7 होता, तो जो इक्वल वॉल्यूम लेने पे जो आता इनकी फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी, वो उनका एवरेज होती 4 और 7 था, 4 और 7 का एवरेज होता 5.5। तो इनका एवरेज क्या है 2 और 3, इनके एवरेज 2.5। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली व्हेन, इसको ऊपर लिख लेते हैं, दिस वैल्यू ओनली व्हेन द या v1 इज इक्वल्स टू v2। ठीक है, ओनली व्हेन v1 इज इक्वल टू v2, ये v1 हो गया ये v2 हो गया। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कुछ और करने की जरूरत नहीं, कभी भी सिंपल उनका जो 2 वहां पे मोलैरिटीज है उनका एवरेज ले लेना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, मान लो कि इसकी क्योंकि इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, इस वाले केस में देखो ना इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो
तो जो फाइनल मोलैरिटी आई है वो किस रेंज में आ रही है, वो 2 से 2.5 के बीच में है या 2.5 से 3 के बीच में, वो 2.5 से 3 के बीच में है। अगर तुम और भी कोई और वेरिएशन करके देखो जिसमें V2 को ज्यादा रखोगे तो इस रेंज में कब आएगी वैल्यू, ओनली व्हेन V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो हमेशा इस रेंज में आएगा। और अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई ये V1 ग्रेटर देन V2 आ रहा है, इसको 300 ले लेते हैं, चलो एक बारी के लिए, इस केस के लिए इसको 300 ले लो, उसको 200 ले लो। उस केस में क्या आएगा, 2 इंटू 300 और ये कितना जाएगा 3 इंटू 200, कितना आएगा भाई ये 600, ये कितना आ जाएगा 2.4 का है, इन दोनों के बीच में है ना, तो तुम देख सकते हो ये कब आएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। ये तभी इस रेंज में तभी वैल्यू लाई करेगी जब V1 विल बी ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो तुम्हें कैलकुलेशन करनी हो तो तुम कैलकुलेशन भी कर सकते हो, टाइम उसमें जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये फंडा पता है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं जो बताऊंगा मैं भी। तो अगर तुम्हें ये फंडा पता है तो तुम इसको हर जगह लगा सकते हो और थियोरेटिकली आंसर निकाल सकते हो विदाउट इवन लिफ्टिंग योर पेन। ठीक है, और वो टाइम सेवर होता है, इंपॉर्टेंट चीज इसलिए। हम कहाँ थे, राइट, ये हो गया V1 इज ग्रेटर देन V2। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और किस किस के लिए अवेलेबल है, जैसे मान लो एवरेज मोलर मास, ये एवरेज एटॉमिक मास या डेंसिटी, है ना, इस तरीके के, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ओके, क्योंकि ये मतलब इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा JEE 2013 में, तो वो क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी मैं तुम्हें इनफैक्ट। ठीक है, लेट्स टेक दैट क्वेश्चन। इसमें क्या है क्वेश्चन, ये JEE 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 0.5 mHCl सोल्यूशन है, कितने ml इसके, इसके हैं 750 ml। ठीक है जी, और 250 ml दिए हैं किसके, कितना है 2 mHCl। तो इसमें लिमिट्स क्या है, इसमें लिमिट है 0.5 और 2। ठीक है, वॉल्यूम किसकी ज्यादा दी है, इसकी, इस वाले की 0.5 की। तो कहाँ लाई करेगा, इस रेंज में लाई करेगा इसका आंसर, सिंपल सी बात है। क्लियर है। अच्छा, इसमें अगर तुम देखो फॉर्मूला लगा के, मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ, अगर तुम फॉर्मूला लगाओ इसमें क्या आएगा, 0.5 इंटू 750 प्लस 250 इंटू 2, ये तो 500 हो गया, ये कितना होगा 37, अच्छा सॉरी नीचे भी तो है, ये 1000 आ जाएगा भाई, 750 और 250 कितना हुआ 1000, तो कितना होगा 375 प्लस 500 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 0.875। तो तुम देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ है ना, 2.5 नहीं होगा सॉरी 2.5, तो 1.25 आएगा ये। ठीक है, आ गया, ये समझ में आ गया, सिंपल सा था क्वेश्चन। इसमें जो तुम्हारे पास क्या कहते हैं, इसकी जो ऑप्शंस थे उनमें मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे थे जो कि इसके लिमिट्स के बाहर थे, तो उनको तुम देख के एलिमिनेट कर सकते हो। गॉट इट। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस हो गए। अब तो 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो खत्म करते हैं, ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश्ड। ठीक, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट वाले में व्हाट वी डिड इज, हमने यहाँ पे एक NaCl का सोल्यूशन लिया है और एक NaNO3 का लिया है, नॉट NaCl। ठीक है जी। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि Na+ की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, फाइनल Na+ की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। सेम यूनिट्स, सब चीजें एक सेम ही है, तो तुम क्या करोगे, Na+, सिंपल है, इसमें भी 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300 अपॉन टोटल कितना है 500, ये कितना जाता है 2.6 m। तुम कहोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या फर्क पड़ा,
तो एज सच कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान रखो, हम यहाँ पे आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर इसी में मुझसे Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेता तब यहाँ पे ट्विस्ट आता, जैसे M अगर Cl माइनस में निकालूं तो क्या आएगा, MCl माइनस, इसमें Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, अगर एक फॉर्मूला यूनिट में ये एक है तो एक मोल में भी एक ही होगा, तो अगर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन 2m है तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी 2m ही होगी, ठीक है ना, तो 2 इंटू 200 ml। अच्छा इधर क्या Cl है, नहीं है, यहाँ पे इधर 0 आ गया, अपॉन टोटल वॉल्यूम तो बढ़ गई है ना, वॉल्यूम तो 200 ले रही, वॉल्यूम कितनी होगी 200 प्लस 300 इक्वल्स टू 500, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये कितना आ गया 0.8। तो तुम देख रहे हो कि Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है। अब तुम ये मत बोलना कि सर 0.8 तो 2 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जवाब होगा कि C की जो Cl की जो छोटी लाइक लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0, इसमें 0 है ना, और हाईएस्ट कितनी है 2, तो अगर हम देखें तो ये 0 और 2 के बीच में ही तो लाई कर रहा है ना, ठीक है। सेम वे अगर तुमसे कोई MnO3 माइनस के बारे में पूछे तो क्या है, इसमें क्या NO3 है, नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला यूनिट में एक ही आयन है NO3 माइनस का, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी कॉन्सेंट्रेशन उतनी इसकी होगी उतनी ही इसकी भी होगी, ठीक है, तो 3 इंटू 300 अपॉन 500, भाई वॉल्यूम तो बढ़ी गई है नहीं, तो 900 अपॉन 500 कितना है 1.8 m। तो अगर तुम देखो यहाँ पे तो इसकी 3 है और यहाँ पे इसकी NO3 माइनस की नाइट्रेट आयन की, यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 और 3 के बीच में होगी। अच्छा 0 और 3 का मतलब क्या हुआ, ये इनका एवरेज 1.5, ये कितना है 1.8। तो अगर तुम देखो ध्यान से तो अब भी जो फाइनल मोलारिटी आ रही है वो इन दोनों के बीच की, गॉट इट। तो 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हें करने हैं। इसमें क्या किया है मैंने, इसमें मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हम ऐड कर रहे हैं वो बढ़ा दिए हैं, बाकी सब चीजें सेम है। तो एक बार करके देखना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा पहले उससे पहले एक ये चीज करा देते हैं, एक सॉल्यूशन है, अगर ये क्वेश्चन तुम करोगे बस इसका ये कराना, M1V1 वाला एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये समझो, एक सेकंड रुको। लेट्स से पहला सॉल्यूशन हमारे पास है M1V1 वाला, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है M2V2 वाला, तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास है M3V3 वाला, और चौथा सॉल्यूशन हमारे पास है M4V4 वाला, ठीक है। और फाइनल हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें M और V कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं M का फॉर्मूला लिख सकते हैं या V का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है जी। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सब क्लैरिटी रहे। ये है क्वेश्चन तुम्हारा NaCl, मतलब पहला वाला जो सोल्यूशन है वो NaCl का है, इसके हमारे पास 2m का NaCl सोल्यूशन है और 200 ml है, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन हमने लिया है MgCl2 का, इसमें हमने 2 नहीं कितना है 3m है, 3m इसकी मोलैरिटी है और इसके 300 ml लिए हमने। अच्छा इसमें हमने देख नेक्स्ट जो ऐड किया है सॉल्यूशन दैट इज AlCl3 का, ठीक है। इसमें हमने क्या किया 1m मोलैरिटी का सॉल्यूशन लिया और 500 ml इसकी वॉल्यूम ली है, प्लस हमने क्या कर दिया इसमें H2O मिला दिया, ठीक है। और फाइनल हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आया MV, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, ठीक है। तो V1 V पहले, अच्छा सॉरी इसके भी तो है,
इसके 1000 ml हमने ऐड कर दिए। ठीक है, सबसे पहले V निकाल देते हैं। V कितना है 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1000 कितना देगा 2000 है ना, सिंपल है। अच्छा जी, वॉल्यूम तो आ गई। अब M क्या आएगा, M विल बी इक्वल टू M1V1। भाई Cl कितना है इसमें, एक है तो इसकी मोलैरिटी भी 1 होगी, तो M1V1 कितना आएगा 2 × 200 ml प्लस, अब मैंने यहाँ पे ml में लिया है ना तो नीचे भी ml ही रखूंगा, मैं इसको 2 लीटर्स नहीं करूंगा, 2000 ml ही रखूंगा प्लस। अच्छा अब इसमें देखो, इसके एक मोल में 2 मोल Cl माइनस आयन है, इसका मतलब क्या हुआ 3m मोलैरिटी अगर MgCl2 की है तो इसके मोल्स की मोलैरिटी, सॉरी इसके आयन की जो मोलैरिटी होगी वो एटॉमिसिटी इनटू मोलैरिटी, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2, मोलैरिटी कितनी है 3, तो 2 × 3 × 300 प्लस इसकी अगर देखें तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 3 है, तो 3 × 1 × 1 इसकी मोलैरिटी होगी इंटू 500 ml प्लस। अब चौथा वाला सोल्यूशन है, चौथा वाला सोल्यूशन में Cl है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 0 है, इसको छोड़ दो। अपॉन क्या करना है 2000, ये कितना हो गया भाई 400, ये कितना हो गया 9 दूनी 18 1800, और ये कितना हो गया 1500, ये कितना आएगा 2000, 3700 8 4 12 17 3700 अपॉन 2000, ये कितना रहा 37 अपॉन 20। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर इसको करना चाहे तो कितना आ जाएगा ये 1.85। ठीक है, तो आ गया ये। अगर तुम ध्यान से देखो तो 1.85 लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में है, लोवेस्ट ये है ना, सॉरी लोवेस्ट ये है 0 से लेकर 3 के बीच में। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, ठीक है, अगर मान लो मैंने तुमसे Na+ की मांग ली, तो Na+ सिर्फ इसमें है, तो 2 × 400, तो 2 × 200 400 आएगा। अच्छा Na इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ऊपर तो जो न्यूमरेटर में रहेगा वो रहेगा 400, और अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी है 2000, तो 400 अपॉन 2000 आएगा। गॉट इट। इसी तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन में दे रहा हूं कि इसमें Na+ MAl3+ और Mg2+, ये कैलकुलेट करना है तुम्हें। ठीक है, और एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, तो हाँ क्वेश्चन है BaOH होल ट्वाइस का एक सोल्यूशन है जिसके हमारे पास 0.5 m है मोल्स। ठीक है जी, ओके, इसकी वॉल्यूम हमें दी नहीं गई है। ठीक, NaOH इसको ऐड किया किससे, NaOH से, 0.3 m इसकी मोलैरिटी है, और इसके हमने 400 ml लिए। ठीक है जी, तो ये कह रहा है OH माइनस की जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, या यूं कह लो व्हाट इट इज आस्किंग फॉर इज MOH माइनस। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन दो तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम करके लाओगे। ठीक है, इसके बाद हमारी तरफ से क्वेश्चन, ये सॉरी दिस चैप्टर इज कंप्लीट। तुम्हें सारी की सारी DPPs मैं 1-2 दिन के अंदर सारी की सारी दूंगा, बिकॉज लाइक कुछ सम ऑफ यू हैव डन इट, सम ऑफ यू हैव नॉट डन इट, तो तुम लोग सब के सब इनको खुद से करना शुरू करोगे, एंड देन वी विल टेक अ डे, और जिस दिन हम सारे के सारे क्वेश्चंस लेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इसको करना शुरू करो, ये मेरी तरफ से कंप्लीट है, और फिर हम कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।